दोस्तों, नर्सिंग फॉल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइकेट्री का एक टॉपिक ईसीटी। ईसीटी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं हम ईसीटी की फुल फॉर्म। ईसीटी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका देखते हैं हम आगे इंट्रोडक्शन। कोर्लेटी और बेनी, इन दोनों ने इनको इन्वेंटेड किया था या बनाया था। सन 1938 में इसका डिस्कवर किया था। फॉर मैनेजमेंट ऑफ सीवियर एंडोजीनियस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इसका डिस्कवर किया गया था। अब आगे देखते हैं हम। ऑल राइट ऑफ ईसीटी इज रिजर्व्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। इसके सब जितने भी राइट्स है जो रिवर्स किए गए हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। आगे देखते हैं हम। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन कलेक्ट कंसेंट बिफोर ईसीटी इन 1976। मतलब सन 1976 से पहले साइकेट्रिक पेशेंटों में दी जाने वाली ईसीटी में पहले कंसेंट पेशेंट के घर वालों से या पेशेंट से नहीं ली जा सकती। अब उसके बाद में इसमें चेंजिंग किया गया अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा और सन 1976 से इसमें कंसेंट लेना शुरू कर दिया। इसके बाद में देखते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन रिकमेंडेड फॉर कलेक्शन कंसेंट फ्रॉम पेशेंट। वही बात है कि ईसीटी करने से पहले पेशेंट, अगर पेशेंट कॉन्शियस है या उसमें इनसाइड प्रेजेंट है तो उससे ले सकते हैं, नहीं तो उनकी फैमिली मेंबर से इसकी कंसेंट लेते हैं। इन 2005 WHO also recommended for collection consent before ईसीटी to assault काउंसलर कंट्रोल और मेंबर्स। इसमें एक लीगली रूप से मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को प्रोटेक्शन के लिए इसमें ईसीटी लेना ज़रूरी है। ये WHO ने 2005 में बताया। इसके बाद में देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट पास एक्ट फॉर कलेक्ट कंसेंट बिफोर ईसीटी इन 2010। तो अपने इंडिया की पार्लियामेंट है, उसने भी ये एक्ट पास किया था कंसेंट लेने के लिए 2010 में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ थेरेपी इज ईसीटी। ईसीटी कौन से टाइप की थेरेपी है? तो इसमें राइट आंसर आएगा फिजिकल थेरेपी है, क्योंकि इसमें फिजिकली रूप से डायरेक्ट पेशेंट को दी जाती है और इसमें करंट जनरेट किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम। इसके पहले देखते हैं डेफिनेशन। ईसीटी is a physical therapy where general grand mal artificial seizure are produced by apply the electrode on temporal hemisphere of brain। मतलब कि ईसीटी फिजिकल थेरेपी है जिसमें ग्रांड माल आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस किए जाते हैं और अप्लाई इलेक्ट्रोड ऑन टेम्पोरल लोब के हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन पे ये लोकेटेड की जाती है।
अब देखते हैं इसका आगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन किस कंडीशन में हम ईसीटी दे सकते हैं। पहला देखते हैं हम सीवियर डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट। अगर किसी पेशेंट में सीवियर डिप्रेशन है और सुसाइडल थॉट आ रहे हैं बार बार, तो इसमें ईसीटी यूज़ करते हैं। इसके बाद में देखते हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। कैटाटोनिक इसमें पेशेंट अपनी मसल्स को टाइट कर लेता है, जकड़ लेता है, कंटिन्यू एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है। इस टाइप के सिजोफ्रेनिया कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम क्रोनिक सिजोफ्रेनिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया डिप्रेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके आगे देखते हैं रैपिड साइक्लो डिप्रेशन। अगर किसी को बार बार डिप्रेशन अटैक आ रहा है तो इसमें भी हम ईसीटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके आगे देखते हैं इनक्लोजेशियस डिप्रेशन। इनक्लोजेशियस डिप्रेशन इसमें हार्मोनल केमिकल सब्सटेंस के कारण डिप्रेशन होता है। इसमें भी ये ईसीटी हम यूज़ करते हैं। फिर आगे एक देखते हैं, क्वेश्चन है What of the following type of schizophrenia where ECT is less effective? अब इसका आंसर आता है पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। लेस इफेक्टिव इसमें होती है पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में। और कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में ये मोस्ट इफेक्टिव मानी जाती है। अब आगे देखते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किन किन कारणों में ईसीटी नहीं देना चाहिए। अब देखो अब्सोल्यूट इस कारण में तो दे ही नहीं सकते। और दूसरा है सेकेंड लाइन। इसमें अगर बहुत ही अगर आवश्यक है पेशेंट को तभी दी जाती है। तो इसमें एब्सोल्यूट में देखते हैं हम फर्स्ट इंक्रीज आईसीपी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी पेशेंट का बढ़ा हुआ तो हम ईसीटी नहीं देते। उसके बाद में देखते हैं पेसमेकर। किसी पेशेंट को आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला हुआ उसमें भी हम ईसीटी नहीं देते हैं। तीसरा देखते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन किसी पेशेंट को तो उसमें ईसीटी नहीं देते। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक एंड पल्मोनरी डिजीज। किसी पेशेंट में अगर कार्डियक और पल्मोनरी किसी भी प्रकार की डिजीज हो तो उसमें हम ईसीटी अवॉइड करते हैं। इसके बाद में हम सेकेंडरी टाइप देखते हैं इसके। फर्स्ट है प्रेगनेंसी। इसमें अगर बहुत ही ज़रूरी है, अगर पेशेंट को बहुत ही आवश्यकता है ईसीटी की तभी देते हैं। तो इसमें भी हम एक बात का ध्यान रखते हैं, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर है लेडीज उसको तो उस कंडीशन में हम ईसीटी नहीं देंगे। दूसरी ओल्ड एज है पेशेंट की और साथ में कार्डियक प्रॉब्लम है तभी भी हम नहीं देते हैं। मोस्टली ईसीटी का ये 65 या 65 से अब पेशेंट में नहीं दी जाती है। उसके आगे देखते हैं हम फ्रैक्चर। अगर किसी पेशेंट में फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें हम पेशेंट को ईसीटी नहीं देते हैं, खासकर फेशियल बोन में। उसके बाद फेशियल बोन में अगर फ्रैक्चर होता है तो इसमें ईसीटी नहीं देखते। इसमें
हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है इस वजह से। इसके बाद में देखते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया वगैरह है, और भी कई अगर अबनॉर्मलिटी है जैसे कि ल्यूकेमिया वगैरह है, तो उसमें हम ईसीटी अवॉइड करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी। अगर ये इसने बोला है कि कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ईसीटी, तो प्रेगनेंसी में हम अगर ज़रूरत तो दे सकते हैं, पर वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देंगे। दूसरा ओल्ड एज में भी अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो दे सकते हैं, पर 65 पे से अबो नहीं होनी चाहिए पेशेंट की एज। और उसके बाद में फ्रैक्चर में भी हम अवॉइड करते हैं फेशियल फ्रैक्चर को। अगर पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर है तो एकदम से अवॉइड करेंगे। इसमें किसी भी कंडीशन में ईसीटी नहीं दी जा सकती पेशेंट को। इसके बाद में देखते हैं हम मेथड और टेक्निक ऑफ ईसीटी। इसमें दो प्रकार से ईसीटी दे सकते हैं। पहली तो होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। तो पहला देखते हैं हम डायरेक्ट। ईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट सेडेशन और एनेस्थेसिया। बिना किसी सेडेशन और एनेस्थेसिया के पेशेंट को अगर ईसीटी देते हैं तो उसको डायरेक्ट ईसीटी बोलते हैं। ओनली एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन डायरेक्ट ईसीटी। इसमें सिर्फ एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सिर्फ यही देते हैं डायरेक्ट ईसीटी में। दूसरी हम देखते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को दूसरा नाम बोलते हैं मॉडिफाइड, जो मोस्टली इस टाइम पे यूज़ होती है। इसमें देखते हैं मॉडिफाइड ईसीटी मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रोसीजर। मोस्ट कॉमनली ये क्लिनिकल प्रोसीजर में यूज़ होती है, और इसमें सेडेशन एंड एनेस्थेसिया इज यूजिंग ड्यूरिंग मॉडिफाइड ईसीटी। इसमें सेडेशन और एनेस्थेसिया भी पेशेंट को दिया जाता है। इसमें आगे देखते हैं हम कौन कौन सी ड्रग्स और एनेस्थेसिया यूज़ होते हैं। तो पहला देखते हैं हम एट्रोपिन सल्फेट, जो कि सिक्रेशन को कम करता है। दूसरा है थाइपेंटोन सोडियम, ये एक एनेस्थेसिया है तो इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा रेगलान ये ड्रग है, एंटीमेटिक ड्रग है, इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद में आता है सक्सेटाइल कोलिन, ये मसल्स रिलैक्सेंट है, तो मसल्स को रिलैक्स करता है, इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ऑटो इनहेलेशन का भी पेशेंट को यूज़ करते हैं आफ्टर ईसीटी। उसके बाद में देखते हैं अरेंज सीक्वेंस ऑफ ड्रग, व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ईसीटी। इसमें जैसे कि पहली है एट्रोपिन, और दूसरी थाइपेंटियल सोडियम, और तीसरी रेगलान, और चौथी सक्सेटाइन कोलिन, और पांचवा है ऑटो इनहेलेशन। इसको सेम सीक्वेंस में देते हैं पेशेंट को। अब देखते हैं पहली ड्रग्स है एट्रोपिन सल्फेट यूज़ किस में करते हैं, रिड्यूस द सिक्रेशन एंड प्रिवेंट रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया की रिस्क को कम करने के लिए पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, और सिक्रेशन को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट यूज एट्रोपिन सल्फेट ड्यूरिंग ईसीटी। तो इसका राइट आंसर आएगा रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया, फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी में देखते हैं रिड्यूस सिक्रेशन। ठीक है।
इसके बाद में हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट। एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 30 मिनट फ्रॉम द ईसीटी प्रोसीजर। 30 मिनट से पहले ये एट्रोपिन सल्फेट पेशेंट को प्रोसीजर से पहले दिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं थायोपेंटेन सोडियम यूज फॉर प्रोवाइड एनेस्थेसिया ड्यूरिंग ईसीटी। ये सेकंड प्रायोरिटी पे रखी जाती है ड्रग्स। पेशेंट को एनेस्थेसिया देने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ थायोपेंटेन सोडियम ड्यूरिंग ईसीटी। इसमें पहला है कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स की इंटेंसिटी को कम करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है थायोपेंटेन सोडियम को। और दूसरा प्रोवाइड एनेस्थेसिया, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पे हम इसको रखते हैं। उसके आगे हम देखते हैं एक ड्रग रेगलान एंटीमेटिक ड्रग है और इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। इसमें क्या है कि एंटीमेटिक ड्रग है तो पेशेंट को रिगर्जिटेशन ना हो जाए ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो इसके ये रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को कम करता है। इसके बाद में देखते हैं सक्सेटाइलकोलिन ये एक प्रकार का मसल्स रिलैक्सेंट है जो कि इसका रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर की इंटेंसिटी को कम करता है। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन यूज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ईसीटी। कि ड्यूरिंग ईसीटी कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो है कि सक्सेटाइलकोलिन, क्योंकि ये मसल्स रिलैक्सेंट है तो ये रेस्पिरेटरी मसल्स को भी ये रिलैक्स करेगी, तो इसमें पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की संभावना बनी रहती है। इसके आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ ईसीटी। टाइप ऑफ ईसीटी में देखते हैं, ये पहले देखा था हमने मेथड ऑफ और टेक्निक ऑफ ईसीटी, और अब ये देखते हैं टाइप ऑफ ईसीटी। हम इसमें पहले देखते हैं हम यूनिलेटरल और दूसरी है बायोलेटरल। इसमें पहले देखते हैं यूनिलेटरल में। यूनिलेटरल जो कि एक साइड ही लगाई जाती है, एक साइड ही ये सेट करी जाती है, और बायोलेटरल ये दोनों साइड में सेट करी जाती है। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन द वन सिंगल ऑन साइड, वन साइड सिंगल साइड इसका यूज़ किया जाता है। यूनिलेटरल ईसीटी इज लेस इफेक्टिव बट प्रोसीजर लेस कंफ्यूज बट प्रोड्यूस लेस कन्फ्यूज़न कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ईसीटी। इसमें क्या कि ये लेस इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्ट भी इसका ज़्यादा नहीं है, और ये लेस कन्फ्यूज़न भी कम करती है, एंड इसके कॉम्प्लिकेशन भी कम है। अब एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रोड आर प्लेस ऑन द वन डोमिनेंट साइड, वन डोमिनेंट साइड में इसको प्लेस करते हैं। इसमें देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का राइट हैंड काम करता है, मतलब नॉर्मली वो राइटिंग वगैरह अगर पेशेंट राइट हैंड से करता है तो उस पर इलेक्ट्रोड भी राइट साइड में लगाएंगे, और कोई पेशेंट लेफ़्ट साइड से काम करता है या राइटिंग वगैरह करता है तो उसको पेशेंट को लेफ़्ट साइड में लगाएंगे। और इसकी साइट होती है सुप्रा ऑर्बिटल एरिया। सुप्रा ऑर्बिटल एरिया में इसको लगाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं बायलेटरल ईसीटी।
बायलेटरल ईसीटी मोस्ट इफेक्टिव बट प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लिकेशन। ये मोस्ट इफेक्टिव है पर इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में देखते हैं साइट में देखते हैं बाई टेम्पोरल रीजन में इसका सेटअप किया जाता है। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हम 1 से 1.5 इंच अबोव द मिड पॉइंट ट्रगस ऑफ ईयर का जो ट्रगस पार्ट होता है वहाँ से लेके और आउटर कैंथस को एक इमेजिनरी लाइन बनाती है दोनों के बीच में, और उससे ऊपर 1 से लेके 1.5 इंच ऊपर इसको सेट किया जाता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाती है। इसके बाद में देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड दैट आर प्लेस इन यूनिलेटरल ईसीटी। ये इलेक्ट्रोड प्लेस यूनिलेटरल, एक साइड में अगर पेशेंट ये इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं तो इसकी साइड कौन सी पोजीशन रहती है, तो उसको डेलिया पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं आगे हम फ्रिक्वेंसी ऑफ ईसीटी। फ्रिक्वेंसी अलग अलग पेशेंट में अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी जाती है। 3 टाइम इन वीक एंड अल्टरनेटिव डे। 3 टाइम में नॉर्मली यूज़ करते हैं, अल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के एक दिन इसका यूज़ की जाती है, वीक में 3 दिन। अब दूसरा देखते हैं सीवियर डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट के, तो 6 से 8 टाइम ईसीटी यूज़ करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में 8 से 12 ईसीटी यूज़ करते हैं, और क्रोनिक सिजोफ्रेनिया में 20 से लेके 25 ईसीटी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसमें करंट कितना यूज़ किया जाता है। तो इसमें पेशेंट के लिए 70 से लेके 130 वोल्टेज का करंट यूज़ किया जाता है। इट कैन बी एक्सटेंड अप 150 वोल्टेज, इसको 150 वोल्टेज तक दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को इसे इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है तो इसको वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं, 150 वोल्टेज तक दे सकते हैं। व्हेन सीजर आर नॉट प्रोड्यूस एंड पेशेंट टेकिंग लिथियम थेरेपी। अगर किसी पेशेंट में सीजर प्रोड्यूस नहीं ले, ये क्या नाम, व्हेन सीजर आर नॉट प्रोड्यूस, जब पेशेंट के सीजर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, अगर किसी पेशेंट ने लिथियम ले रखी है तो इसमें 150 वोल्टेज तक हम यूज़ कर सकते हैं करंट को। इसके बाद में देखते हैं इसको मिली एम्पियर की बात करें तो इसको 200 से लेके 16 मिली एम्पियर तक यूज़ करते हैं। इसके आगे देखते हैं व्हाट इज द क्वांटिफाइड यूनिट करंट दैट यूज ड्यूरिंग ईसीटी। क्वांटिफाइड यूनिट में हम इसको अगर बात करें तो इसकी मिली कोलम्बस में इसका यूज़ करते हैं। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग की बात करते हैं हम, आगे देखते हैं टाइमिंग। इसका टाइमिंग क्या रहता है, ड्यूरेशन कितना रहता है, तो 0.6 से लेके 1 सेकंड तक इसका ईसीटी का यूज़ कर सकते हैं।
It can be extended up to 1.2 second. If a seizure is not produced, patient in taking lithium therapy. अगर पेशेंट ने लिथियम थेरेपी ले रखी है और सीजर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इसकी ये टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 1.2 सेकंड तक कर सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग ईसीटी। तो यूनिट ऑफ ईसीटी इसका राइट आंसर है। इसमें अमाउंट ऑफ ईसीटी नहीं आएगा, ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी नहीं आएगा, शैम्पू हेयर ऑफ पेशेंट नहीं आएगा, शैम्पू हेयर ये बता रखा शैम्पू हेयर ऑफ पेशेंट ये ईईजी में की जाती है, इसमें ईसीटी में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं विद अमाउंट ऑफ करंट यूजिंग ड्यूरिंग ईसीटी। तो इसकी बात करें तो हम 70 से लेके 150 वोल्टेज इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं नर्सिंग रोल बिफोर ईसीटी। नर्सिंग का क्या रोल होता है, ये कलेक्ट कंसेंट करते हैं, पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है 6 से 8 और बिफोर ईसीटी नथिंग बाय माउथ या नथिंग पर ओरल इसको पेशेंट को रखा जाता है। इफ़ नीडेड एक्सप्लेन प्रोसीजर, अगर आवश्यकता हो तो पेशेंट और उसके पेशेंट के रिलेटिव को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद में देखते हैं चेक वाइटल साउंड, पेशेंट के वाइटल साउंड साइन चेक करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एट्रोपिन सल्फेट बिफोर 30 मिनट। इसके बाद में देखते हैं रिमूव डेंजर एंड मेटल ज्वेलरी। अगर किसी पेशेंट के डेंजर आर्टिफिशियल टिथ लगे हैं तो उसको रिमूव करेंगे, और मेटल धातु जैसे कि सोना चांदी जो भी है अगर पेशेंट ने पहन रखा है तो उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद में देखते हैं शैम्पू हेयर ऑफ पेशेंट, इट विल हेल्प इन प्रोसीजर द कंडक्शन। इसमें देखते हैं कि शैम्पू ऑफ हेयर, पेशेंट को हो सके तो हेयर में शैम्पू करवा दें और हेयर वॉश करवा दें जिससे कि कंडक्शन अच्छा होगा। एम्प्टी बोवल एंड ब्लैडर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का बोवल और ब्लैडर को एम्प्टी करवा देना चाहिए पेशेंट को ईसीटी से पहले, इसीलिए इसी पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है कि बोवल ये वॉश हो जाए या एम्प्टी हो जाए उसके लिए। और उसके बाद में देखते हैं टाई द हेयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के हेयर को बांध देते हैं जिससे कि प्रोसीजर में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद में देखते हैं एम्प्टी ब्लैडर ऑफ पेशेंट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन बिफोर ईसीटी, कि मोस्ट कॉमन ये बोलते हैं नर्सिंग एक्शन की बात करते हैं तो पेशेंट के ब्लैडर को एम्प्टी करवा देना चाहिए क्योंकि इसे ब्लैडर में इंजरी हो सकती है। इसके बाद में देखते हैं नर्सिंग रोल ड्यूरिंग ईसीटी। इसमें पहली हाँ तो इसमें देखते हैं पहली रोल नर्सिंग रोल ड्यूरिंग ईसीटी। इसमें पहला रहता है अपना पोजीशनिंग का, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन देन ए पिलो इज प्लेस अंडर द लंबर कर्व टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन सेकंड, फोर्थ और 5 लंबर वर्टिब्रा। अगर ये पेशेंट के जैसे कि ये पेशेंट के लंबर वर्टिब्रा के कर्व के नीचे पिलो रख देना चाहिए, स्पेशली 3rd, 4th और 5 लंबर वर्टिब्रा के बीच में, जिससे कि पेशेंट को स्पाइनल इंजरी होने का डर नहीं रहता है। इसके बाद में
Restrain both leg of the patient reduce risk of femur fracture. पेशेंट के दोनों पैरों को बांध देना चाहिए जिससे कि ये पेशेंट के फीमर का फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं यूज अप्लाई माउथ गैग टू प्रिवेंट टंग बाइट। इसमें पेशेंट के माउथ गैग लगा देना चाहिए जिससे कि टंग बाइट का खतरा नहीं हो। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इसमें अपन ये अपने बैंडेज भी काम में लेते हैं। पेशेंट के मुंह में रख देते हैं बैंडेज को, कॉटन बैंडेज को, और जिससे कि ये पेशेंट के ये टंग बाइट नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट के। चेक वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, ओरल सिक्रेशन ऑफ पेशेंट, ये चेक करते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को प्रोटेक्शन करते हैं इंजरी से। कोई कि पेशेंट के आसपास में कोई इंजरी करने वाली ये आर्टिकल वगैरह नहीं हो उसको हटा देंगे वहाँ से। उसके बाद में देखते हैं ऑब्जर्वर टॉनिक कोलोनिक सीजर, पेशेंट की ये टॉनिक और कोलोनिक सीजर को असेस करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं टॉनिक सीजर। टॉनिक सीजर स्टार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग, ये ड्यूरेशन है इसका टाइमिंग होता है 5 से लेकर 10 सेकंड तक। दूसरा है कोलोनिक सीजर, कोलोनिक स्टेज भी बोल सकते हैं इसको। ये स्टार्ट होती है सीजर से, पेशेंट को सीजर आने लगते हैं ड्यूरिंग 25 से 30 सेकंड के लिए, ये इसकी टाइमिंग होती है। इसके बाद में देखते हैं एक आंसर, ये क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग ईसीटी। तो ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ सीजर। इंटेंसिटी मतलब सीजर कितना गहरा था या सीजर कितना लंबा था, टाइमिंग। उसके बाद में दूसरा आंसर देखते हैं व्हाट इज़ द confirmative tests are used to check the ECT effective of ECT। तो इससे EEG करके देखते हैं हम, उससे पता करते हैं कि ECT कितने इफ़ेक्टिव है। इसके बाद में देखते हैं नर्सिंग रोल आफ्टर ECT। ECT देने के बाद में नर्सिंग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहला देखते हैं हम ओपन द रिस्ट्रेंट, जो पेशेंट के जैसे पैरों में हाथों में जैसे पहले रिस्ट्रेंट किया था उसको हटा देंगे। प्रोवाइड लेटरल पोजीशन ऑफ टू द पेशेंट, इसमें ओरल सिक्रेशन वगैरह आएंगे तो पेशेंट को लेटरल पोजीशन दे देंगे जिससे कि एस्पायरेशन होने का डर नहीं हो या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हो पेशेंट को। ओरिएंटेशन टू द पेशेंट, पेशेंट का ओरिएंटेशन चेक करेंगे। उसके बाद में ऑब्जर्व द एनी कॉम्प्लिकेशन, ये पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है उसको चेक करेंगे। उसके बाद में देखते हैं चेक गैग रिफ्लेक्स आफ्टर 1 आवर बाई गिव द सिप ऑफ वाटर। इसमें पेशेंट के गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। पेशेंट के कम से कम भी 1 आवर के बाद में गैग रिफ्लेक्स आएंगे। उसको चेक करने के बाद में अगर पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स स्टार्ट हो गए हैं तो सबसे पहले हम वाटर देंगे। वाटर भी मामूली देंगे, 1 या 2 बूंद से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं हम इफ़ रिफ्लेक्स आर नॉर्मल गिवन टू टी और कॉफ़ी आर ब्रेकफास्ट, पेशेंट को बाद में टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है हम देते हैं। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हम इसमें ईसीटी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो पहली कॉम्प्लिकेशन होती है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमन देखा जाता है जब फ्रैक्चर जबड़ा टूट जाता है पेशेंट का। उसके बाद में देखते हैं कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूजन लगता है। इसके बाद में देखते हैं रेट्रोग्रेड अमनेंशिया। इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी अमनेंशिया होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है जो कि इसमें रेट्रोग्रेड एमनेंशिया में देखी जाती है ईसीटी के दौरान। पेशेंट इज एबल
to recall past memory. It is reversible complication. ये रिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन है जो कि पेशेंट को कुछ समय बाद में रिकवर हो जाती है। इसमें आगे देखते हैं रिवर्सिबल टाइमिंग इसका क्या रहता है। तो रिवर्सिबल ऑफ द रेट्रोग्रेड एमनेंशियाई वन वीक से लेके 6 मंथ तक इसकी टाइमिंग होता है। उसमें पेशेंट को पास्ट मेमोरी फिर से आ जाती है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ईसीटी ऑब्जर्व बाई नर्स। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो हम होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो मोस्टली पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो इसमें डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद में जितने भी हैं फीमर फ्रैक्चर है, एमेंशिया है, फ्रैक्चर है, ये सब उसके बाद में देखें। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ ही में यही बने रहे हमारे चैनल नर्सिंग पल्स से। और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।